एक समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम अजीब लगा, किंतु उसने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। अब दोनों धीरे धीरे साथ में चलते रहे कि तभी रास्ते में एक गांव आया। तब महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है और चल दिया। तभी सारे गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था। ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से काफी दूर था और रात्रि होने वाली थी। तो पंडित ने कहा रात्रि होने वाली है और चलने के कारण बहुत थकान भी हो गई है और भूख भी लगी है, तो यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफ़र करेंगे। तब महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ ज़रूरी सामान देना है, तुम खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूँगा। इतना कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में उस गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि ज़रूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दूरी दूर में फिर एक गांव आया। तो महाकाल ने पंडित से कहा कि आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपसे मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी ज़रूरी काम है, मैं काम ख़त्म करके आपसे कुछ आगे मिल लेता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा। अब वह कहाँ जाता है और क्या करता है, अब पंडित सब देख रहा था। तभी लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह व्यक्ति मर गया है। उस पंडित के पास जब महाकाल वहां से वापस लौटकर आया, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तब महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है तो तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित चौंक गया और सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं।
कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नीति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चिंत है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। ऐसी बातें सुनकर पंडित को था जो झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। इसीलिए वह अपने मित्र के मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। इस कारण वो पीछे की ओर मुड़ा अपने गांव वापस जाने के लिए। परंतु जैसे ही वो पंडित पीछे मुड़ा तो उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे ही आ रहा हो। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैरों से था जो अपाहिज था, इसीलिए ना तो पंडित तक पहुंचा जा रहा था उससे, और ना ही वो पंडित को आवाज़ देकर रोक सकता था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। महाकाल की ओर अब वो पंडित था जो वो देखने लगा। जैसे ही वह पूछना चाह रहा हो कि आखिरकार क्या हुआ, तो पंडित के मन की बात समझ गया महाकाल और बोला कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। इसीलिए हृदयाघात के कारण तुम्हारे मित्र की है जो वो मृत्यु हो गई है, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वह अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था। इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने हो। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच में महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण करना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक ना एक दिन तो मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से कहा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तब महाकाल ने जवाब दिया कि मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति या वस्तु घटना के संदर्भ में सोचने की वो और उसने देखने का है वो समय ही नहीं होता। तो पंडित ने कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा कि किसी सामान्य जीव को यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो। तुमने अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उससे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव वापस चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर व्यथित तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। पंडित ने भी किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई हल वो निकाल ही लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राजदरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारा वृतांत है वो सुना देता है।
उससे सुनने के बाद राजा शांत रहा। शाम को सभी लोग थे जो वो राज्यसभा में एकत्रित हुए। अब मंत्रियों को सारी बात बताई गई और उनसे सलाह मांगी गई। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने के बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु कब होगी? जब किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाए ही ना और यहीं रहे तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। अब राजा को मंत्रियों की यह सलाह उपयुक्त लगी, तो राजा ने पंडित की है जो वो रहने की व्यवस्था राजमहल में कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि ऐसा न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। अब अंत में वो समय भी नज़दीक आने लगा जिस दिन था जो पंडित की मृत्यु होनी थी। पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया ताकि वह रात भी जल्दी बीत जाए और अगला दिन जल्दी आ जाए तो मृत्यु जिससे है वो टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं यह नहीं पता था कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। वह इस बारे में कुछ नहीं जानता था। राजा या किसी वैद्य को इस बीमारी के बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि पंडित को तो स्वयं नहीं पता था। अब पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था और रात को नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब नींद ठीक तरह से है जो वो पूरी ना हो। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की गई। अब अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की पीठ पर था जो वो सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा से बाहर किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि की जो अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया जहां राजा और रानी सो रहे थे। तभी वह पंडित था जो वो रानी के साथ जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, तो जिससे राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। पंडित को था जो वो गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वह करता क्या, अब उसकी सुनने वाला कोई था नहीं। राजा ने पंडित को था जो वो राज दरबार में हाजिर होने का था जो हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को था जो वो दरबार में लाया गया। राजा का दरबार लगा। राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि राजमहल में मैं कैसे पहुंचा हूँ और मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो और तुम कहना क्या चाह रहे हो? राजा ने इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी थी वो सुना दी और कहा, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में जाए और राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए कोई बहाना भी हो सकता है। इसका महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा होगा। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था कि तुम्हारे
तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन अगर बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसीलिए उसने तुरंत अपने सिपाहियों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक लौटे और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा अंतिम बार इसके ही कक्ष में मिले थे और इसके बाद इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाता, और अगर राजा के द्वारा फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए तो पंडित की बिना कारण ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की और सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से है जो वो फांसी लगवा दे। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से है जो पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। अब राजा को यह सुझाव अच्छा लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की जो नस थी वो धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का पूरा शरीर एकदम से शांत हो गया। अब सभी लोग आश्चर्य के साथ पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नीति ने अपना काम कर दिया था, तो दर्शकों, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानियां बरत लें, जितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना का पूरी प्रणाली है जो वो पहले से ही तय होती है, जिससे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में रहकर जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर होता कि वह अपनी ज़िंदगी और अच्छे से जीता। वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है जो भी हो रहा है। हमें हमेशा ही भगवान के ऊपर जो भरोसा रखना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हमेशा ही खुशी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दर्शकों, कहानी अच्छी लगी तो आप लोगों से विनम्र विनती है कि हमारे चैनल छाप को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे भी हम आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।